हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स। तो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। एक तरीके से क्विक रिवीजन है, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें डेफिनेशंस हैं कुछ हमारी। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन आती है वो है हमारी मास, कि मास क्या होता है। मास मास किसे कहते हैं? The quantity of matter present in any object is called its mass. The quantity of matter present in any object, the quantity of matter present in any object is called its mass. यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, तो उसको मेजर करने का सबसे बेहतरीन तरीका जिसे हम कहते हैं कि उसका हमें मास निकाल लेना है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एसआई सिस्टम के अंदर ऐसा यूनिट के हिसाब से जो मास की यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। सो एसआई SI unit of mass is kilogram, which is kg. लेकिन ज़्यादातर हम जो है हम केमिस्ट्री के अंदर किलोग्राम की जगह ग्राम का काफ़ी यूज़ करते हैं, किलोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इन केमिस्ट्री वी विल यूज़ ग्राम। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? ग्राम इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो नो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है भाई? वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। दी स्पेस occupied space occupied by an object or substance is called its volume. The space occupied by an object or a substance is called its volume. यानी एक ऑब्जेक्ट जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। The volume the volume of any object the volume of any object depends on its साइज। अब लॉजिकल बात है कि एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, यानी एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह लेने वाला है, एक कोई भी चीज़ को कितनी जगह लेने वाली है वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा। साइज बड़ा तो वॉल्यूम ज़्यादा, साइज छोटा तो वॉल्यूम कम। तो नॉर्मली अगर हम बात करें जो वॉल्यूम की यूनिट रहती है एसआई सिस्टम के अंदर, इन एसआई सिस्टम द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। लेकिन या मीटर क्यूब भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है हम केमिस्ट्री के अंदर हमें इतनी बड़ी यूनिट की ज़रूरत है नहीं। केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं ml और क्यूबिक सेंटीमीटर। वी ऑल्सो नो इन 1 cubic meter there is 1000 liters and in 1 liter there are 1000 milliliters and 1 milliliter equals to 1 cubic centimeter। तो ये हमें काफ़ी पता होना चाहिए इजीली।
सिंपल सा टॉपिक है, देखते देखते कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं इसमें, कोई डिटेल कौन सा पढ़ रहे हैं हम। ठीक, तो जल्दी जल्दी से इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इजी ही चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का। सो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डेंसिटी। सो अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेंसिटी। डेंसिटी का बड़ा सिंपल है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा कि डेंसिटी हम किसे कहते हैं। सिंपल वर्ड से हम बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में एक ऑब्जेक्ट का कितना मास आ रहा है, वो उसी क्या कहलाएगी, डेंसिटी। अगर एसआई यूनिट के हिसाब से अगर हम बोलें, ठीक है, एसआई सिस्टम के हिसाब से, तो यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब है, देखते हैं ज़रा। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया। हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूबिक मीटर। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने एक सब्सटेंस एक्स डाल दिया और मुझे क्या पता लगा कि इस 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स के अंदर जो मैंने सब्सटेंस डाला है उसका मास आया से 900 kg। कितना आया, 900 kg। यानी हमने अभी क्या देखा कि 900 kg मास को, जो कि सब्सटेंस एक्स का मास है, जो कि सब्सटेंस एक्स का मास है, उसको स्टोर करने के लिए हमें कितनी वॉल्यूम लगती है, 1 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर सब्सटेंस एक्स का कितना मास आता है, 900 kg। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा सब्सटेंस एक्स है उसके हर एक मीटर क्यूब, यानी हर एक क्यूबिक मीटर का जो मास होने वाला है वो कितने होने वाला है, 900 kg। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो सब्सटेंस एक्स है उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी यूनिट वॉल्यूम में उस सब्सटेंस का कितना मास आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी। ये तो हमने एग्जांपल के लिए ले लिया एक्स सब्सटेंस, जैसे कि हम जानते हैं वाटर से, इस सब्सटेंस एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर है। तो वाटर को हम जानते हैं, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसका मतलब क्या है, 1000 किलोग्राम जो मैंने डेंसिटी लिखी है ये वाटर की डेंसिटी लिखी है, और वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अगेन एक बॉक्स है, अगेन हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और इसी बॉक्स के अंदर अगर मैं पानी भरता हूँ तो उस पानी का वजन जो होने, वो मास जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं डेंसिटी का जो फॉर्मूला वो क्या आने वाला है, देखो ज़रा, अगेन इसको एग्जांपल से समझते हैं एक और लेकर। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लेते हैं, चलो इस बार हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 6 क्यूबिक मीटर। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 6 क्यूबिक मीटर। अब इस 6 क्यूबिक मीटर वाले सिलेंडर के अंदर हमने कुछ से एक लिक्विड है, से उसको हमने नाम दे दिया वाई। उस वाई लिक्विड को हमने भरा हुआ है और वाई लिक्विड का जो इसके अंदर मास आया है वो मान लेते थे 12,000 किलोग्राम। यानी 6 क्यूबिक मीटर के अंदर जो वाई लिक्विड है उसका कितना मास आया है, 12,000 किलोग्राम। अगर 6 क्यूबिक मीटर के अंदर 12,000 किलोग्राम आ रहा है तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना आएगा, 12 को डिवाइड कर देते हैं 6 से। इस 6 को मैं कहाँ ले गया, उधर ले गया डिवाइड करने के लिए। तो ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं कहाँ ले गया, दूसरी साइड। ठीक है, तो ये काट देते हैं इसको, ये कितने पे आया, 2 पर। तो 1 क्यूबिक मीटर में 2000 किलोग्राम उस वाई लिक्विड का आ रहा है, 2000 किलोग्राम उस वाई लिक्विड का आ रहा है। तो इसका मतलब अभी हमने पहले ही बताया था, यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आता है वही उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाती है। तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा सब्सटेंस वाई है उसकी उसका जो, अभी ध्यान से देखो ज़रा, जो हमने पहले ही बताया था कि यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जितना मास आता है वही उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो अभी हमने देखा जो हमारा ये वाई सब्सटेंस है इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, इसका 2000 किलोग्राम। तो इसका मतलब है जो वाई सब्सटेंस है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ से देख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास जो होना चाहिए हमारा किलोग्राम में, वॉल्यूम होनी चाहिए हमारी क्यूबिक मीटर में या मीटर क्यूब में। ठीक है, तो जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी को हम सिंबल रो से दिखाते हैं। द डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारी डेंसिटी आ गई है किसकी, किसी भी सब्सटेंस की यूनिट हमने निकाल ली है। तो आगे चलते हैं, दोबारा से डेंसिटी को हम समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, से उसको मैंने एक काम करा, जो भी वो चीज़ है उसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। अब जो मैंने बॉक्स चूज करा है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा। जो बॉक्स मैंने चूज करा है उसका जो वॉल्यूम है हमने ले लिया, इसको सही से लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास बॉक्स है इसका वॉल्यूम हमने ले लिया 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, से एक्स सब्सटेंस, मेरे पास एक सब्सटेंस है एक्स। अब इस एक्स सब्सटेंस को मैंने इस 1 क्यूबिक मीटर वाले बॉक्स में मैंने भर दिया। और भरने के बाद, पूरा भरने के बाद मैंने चेक करा कि 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स में मेरे उस सब्सटेंस एक्स का कितना मास आता है। जितना मास लगेगा इस 1 क्यूबिक मीटर के बॉक्स को पूरा भरने में, वही उस सब्सटेंस एक्स की क्या कहलाएगी, डेंसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक टैंक है, हमारे पास एक टैंक है स्टोर करने के लिए। टैंक मतलब वो स्टोर करने वाला टैंक, लड़ाई वॉर लड़ने वाला टैंक नहीं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक टैंक है, तो हम एक टैंक बना लेते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक, जैसा हमने पहले बनाया था। तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये हमने टैंक बना लिया। और इसका हम मान लेते हैं से जो वॉल्यूम है वो है 10 क्यूबिक मीटर। इसका जो वॉल्यूम है 10 क्यूबिक या मीटर या 10 मीटर क्यूब, जैसा आपको सही लगे बोलना। और इसके अंदर से हमने एक लिक्विड वाई भर दिया है। 10 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हमारे टैंक का, और इस टैंक के अंदर हमने वाई नाम का लिक्विड भर दिया है। तो बाद में पता लगा इस पूरे टैंक को भरने में, जिसका वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब है, इस पूरे टैंक को भरने में वाई लिक्विड का जो मास हमें लगा वो कितना लगा, से मान लेते हैं 15,000 किलोग्राम। यानी 15,000 किलोग्राम, 15,000 किलो लिक्विड, वाई लिक्विड इस टैंक के अंदर आ गया, जिसका वॉल्यूम कितना है 10 क्यूबिक मीटर। इसका देयरफॉर 10 क्यूबिक मीटर वाले टैंक के अंदर 15,000 kg जो है वाई लिक्विड का आ गया है। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना आएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 10 से वहाँ ले जाकर इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने हमने क्या देखा, 1500 kg, यानी 1 मीटर क्यूब में, 1 क्यूबिक मीटर में उस वाई लिक्विड का कितना मास आता है, 1500 kg। इसका मतलब जो हमारे 1500 kg आया है, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, डेंसिटी। यानी जो मेरा वाई लिक्विड है उसकी एक्चुअल डेंसिटी फिर कितनी हो जाएगी, 1500 kg पर क्यूबिक मीटर। यानी 1 मीटर में, कहने का मतलब है दोबारा, किसी भी लिक्विड का, किसी भी चीज़ का अगर 1 क्यूबिक मीटर मेरे पास है, जितना उसका मास होगा 1 क्यूबिक मीटर का, वही उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो आगे चलते हैं। और हाँ, कुछ डेंसिटीज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे वाटर की जो डेंसिटी होती है H2O, डेंसिटी ऑफ H2O वो होती है आपकी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये भी हमें पता होना चाहिए, वो होती है 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। हाँ, कई बार जो है डेंसिटी जो है
ऐसा यूनिट के अंदर ना हो करके सीजीएस यूनिट्स के अंदर भी दी हुई होती है। तो कई बार हो सकता है आपको डेंसिटी इस तरीके से दे रखी हो। नॉर्मली जो डेंसिटी की ऐसा यूनिट है वो है हमारी केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन केजी पर मीटर क्यूब के अलावा भी केमिस्ट्री के अंदर दूसरी यूनिट इस्तेमाल होती हैं, जैसे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी एक हमारी यूनिट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। अगर हालांकि इसको हम फिजिक्स में ड्राइव कर चुके हैं, अगर पानी की डेंसिटी एमकेएस में है, एक मिनट आगे रुकिए जरा, हाँ जी, तो हमारा जो ये है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये जो हमारी यूनिट है सीजीएस यूनिट है डेंसिटी की, और ये जो हमारी यूनिट है ये हमारी एमकेएस यूनिट है डेंसिटी की। ये दोनों ही इस्तेमाल होती हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टेम्परेचर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान। तो जल्दी से इसको भी समझते हैं, तापमान क्या है। बड़ा सिंपल सा है, किसी भी कोई चीज़ हमारी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ी मीडियोकर सी है, बच्चों वाली डेफिनेशन है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में और फिजिक्स के अंदर भी टेम्परेचर की अच्छी डिफाइन हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी समझने के लिए हम पढ़ दे रहे हैं टेम्परेचर है क्या। कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हमारी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, अगर मुझे उसको मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, इसका नाम है टेम्परेचर, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द आइडिया ऑफ कि हमें कोई भी जो चीज़ है वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इसको नापने के अलग अलग तरीके होंगे। तो इसको जो नापने के, इसको जो मेज़र करने के तरीके हैं वो हमारे पास तीन तरीके हैं। तीन, मैंने कहने का मतलब तीन प्रकार के स्केल हैं जिनके ऊपर हम इसको नाप सकते हैं। जैसा हमने देखा था लेंथ को मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, नैनोमीटर में भी नाप सकते हैं, माइक्रोमीटर में भी नाप सकते हैं। तो वैसे जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को नापने की हमारे पास अलग अलग स्केल हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं। तो जो बेसिकली तीन हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल यूनिट्स हैं, एक है हमारा सेल्सियस स्केल, एक जो है हमारा वो है सेल्सियस स्केल। एक मिनट सही से लिख लेते हैं इसको, हाँ जी, सेल्सियस स्केल। दूसरा है हमारा केल्विन स्केल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो तीसरा है हमारा लास्ट वन जिसको हमें पढ़ना है, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक, तो हमारे पास तीन स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये केल्विन स्केल है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक, केल्विन स्केल जो है हमारे पास उसको हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी जो टेम्परेचर हम केल्विन में नापते हैं उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी टेम्परेचर हम केल्विन में नापते हैं उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक, तो सेल्सियस स्केल ऐसे बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए आएगा। से हम जल्दी से फॉर्मूला को देख लेते हैं। मान लो डिग्री से केल्विन, केल्विन से डिग्री मुझे कन्वर्ट करना है, तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज़ सेल्सियस में दी हुई है और उसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो भी मेरे को डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसके अंदर 273.15 ऐड कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के अंदर। तो एक फॉर्मूला तो ये रहा। अब इस ये जो मेरा 273.15 है इसको दूसरी साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा वहाँ जाकर। तो जो डिग्री सेल्सियस है हमारा, डिग्री सेल्सियस वो कितना हो जाएगा फिर, केल्विन माइनस 273.15। ये दो फॉर्मूले बन गए।
तो जब भी कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दी होगी उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है 273, तो हमारा आंसर किस में आएगा केल्विन में। और जब भी हमें कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दी होगी जब भी हमें कोई चीज़ केल्विन में दी होगी तो उस केल्विन वाली चीज़ में से हमें क्या माइनस करना है 273.15। जैसे ही मैं उस केल्विन वाली चीज़ में से 273.15 को माइनस करूँगा तो वो चीज़ में जो आंसर आएगा किस में आएगा डिग्री सेल्सियस में। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, से मुझे एक टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, अब हमें बोला गया है इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो बड़ा ईजी ही है, हम कर सकते हैं। इस 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें 273.15 ऐड कर देना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 373.15 केल्विन। ठीक, तो ये हमने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो ये ज़्यादातर हमारे फॉर्मूलाज हैं जो इस्तेमाल होंगे। और डिग्री से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के अंदर हम देख लेते हैं कन्वर्ट करना। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को आपस में कैसे इंटरचेंज करें, तो उसका जो फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला ये, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब जो भी हमें चीज़ सेल्सियस में दी होगी उस सेल्सियस वाली चीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 9/5 से, देन उसके अंदर ऐड कर देना 32। जब ये हम पूरा काम कर लेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये भी हमारा फॉर्मूला था कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। अब आगे चलते हैं कुछ और डेफिनेशंस की तरफ। तो हम बात करते हैं मोलिक्यूल की। मोलिक्यूल किसे कहते हैं भैया, ठीक है। तो मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल क्या होता है, इसको ढंग से लिख लेते हैं, बार बार अजीब सा लिखने में आता है। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल क्या होता है भाई, जरा देखते हैं। बड़ा सिंपल सा है मोलिक्यूल का मतलब, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर। कंबाइन का मतलब है कि आपस में वो जुड़ गए हैं, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्ड। जब ये दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकल बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद में जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं मोलिक्यूल। ध्यान सुनिए जरा, जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाएं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल बॉन्ड, आपने पहले ही पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन वो भी बाद का मैटर है, उसको हम बाद में देखेंगे बॉन्ड कैसे है कैसे नहीं है आने वाले चैप्टर्स के अंदर। लेकिन अभी हम बेसिकली फोकस करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ के केमिकली बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ के एक नई चीज़ बनाते हैं, उस नई चीज़ का नाम क्या है, मॉलिक्यूल। उस नई चीज़ का नाम क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये भी एक ऑक्सीजन का एटम है, पर ये दो ऑक्सीजन के एटम्स ने आपस में जुड़ के क्या बना लिया, O2। O2 एक एटम नहीं है, O2 एक क्या है, मॉलिक्यूल। O2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे वहीं अगर हम बात करें से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एटम, ये भी नाइट्रोजन का एटम, पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ के आपस में क्या बना लिया, नाइट्रोजन N2। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी नाइट्रोजन है, क्या है, मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखना। वहीं अगर हम बात करें, जरूर नहीं है दो ही होंगे, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर का आप देख सकते हैं ये भी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। वहीं अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का जो ये हमने चीज़ लिखी हुई है ये भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। तो वहाँ पे उसके अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन है और 3 हमारे क्या हैं, हाइड्रोजन है। वहीं अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में हमारे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स जिन्होंने आपस में केमिकल बॉन्ड बना के जुड़ गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, तो उसके बेस पे एक चीज़ हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है एटोमिसिटी। टॉपिक का नाम है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है भाई, इसको भी देखते हैं जरा। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब क्या है, एटोमिसिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर या जो भी हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, टोटल कितने एटम है। तो उसको हम देखते हैं। अब जरूर, और आपने ये भी, हम ये भी जानते हैं कि जरूरी नहीं है हर एक एटम मॉलिक्यूल बनाए।
कई सारे एटम ऐसे भी हैं जो कि मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं, वो सिंगल एटम की फॉर्म में ही रहते हैं, मतलब किसी से जुड़ते ही नहीं है, ना खुद आपस में जुड़ते ना किसी और से जुड़ते, वो अकेले ही एटम की फॉर्म में रहते हैं, सिंगल एटम की फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी हमारी ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, नोबल गैसेज जो हैं, जैसे अगर हम बात करें नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ये सारी की सारी गैसेज जो है हमारी मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं, तो इनको हम ऐसी गैसेस को या ऐसे एटम्स को जो कि मॉलिक्यूल नहीं बनाते उनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक। और ऐसे एलिमेंट्स की जो एटोमिसिटी होती है, ऐसे एलिमेंट्स की जो एटोमिसिटी होती है वो कितनी होती है? 1। एटोमिसिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या कितनी है, वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। तो नोबल गैसेस केस में हम दे सकते हैं, सभी कोई नोबल गैसेस हम दे सकते हैं, ये कोई मॉलिक्यूल तो बनाते ही नहीं है, सिंगल सिंगल एटम की फॉर्म में ही रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मोनो एटोमिक। वहीं अगर हम बात करें O2, N2, H2, Cl2, तो आप देखेंगे इन सब ने दो दो दो, हर एक के मॉलिक्यूल में क्या है? दो दो एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? डायएटोमिक। डायएटोमिक, डायएटोमिक मतलब डाई मीन्स 1, वो सॉरी डाई मीन्स 2, ठीक है। तो डायएटोमिक, डायएटोमिक मीन्स 2, तो उनकी जो एटोमिसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं वही ट्राईएटोमिक, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम्स की संख्या कितनी है? 3 है, जैसे O3, ओजोन, H2O, CO2, इन सभी में आप देख सकते हैं सभी के अंदर एटम्स की संख्या कितनी है? 3 3 है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक, ट्राई एटोमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो एटोमिसिटी होती है वो कितनी होती है? 3। क्यों होती है 3? बिकॉज इन सभी के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो कितने हैं? 3 है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एटोमिसिटी से आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास काफ़ी इंपॉर्टेंट, इजी टॉपिक पर उतना ही इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है भाई? बड़ा सिंपल सा है, तो उसको निकालने का तरीका देखते हैं ज़रा। तो कैसे निकालते हैं, क्या होता है एटॉमिक मास? सो वर्ड में ही आंसर है, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तो कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, जो वर्ड लिखा है उसी में ही आंसर है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटम का मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, कोई भी मेरे पास सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, उसके एक एटम का जो मास होता है वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। ध्यान सुनना जरा, कोई भी मेरे पास एटम है, उसके एक एटम का जो मास होता है वही क्या कहलाता है? उसका एटॉमिक मास। ऐसे लिखा हुआ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मीन्स, दोबारा रिपीट करता हूँ, एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास उसका एटॉमिक मास कहलाता है। पर यहाँ पे एक समस्या है। अभी क्या समस्या है? ये वो जो समस्या है वो ये है कि एटम का मास तो मेजर तो करेंगे पर उसकी यूनिट क्या होगी? तो बच्चों के माइंड में आया, आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि किलोग्राम होनी चाहिए। किलोग्राम में मेजर करा जा सकता है, पर थोड़ी सी ना अजीब सी लगेगा किलोग्राम। क्यों? एटम जो होते हैं कोई बहुत बड़े तो है नहीं, एटम के जो मास है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप किलोग्राम यूज़ करते हो थोड़ा अजीब सा नंबर आने वाला है। ठीक, तो जैसा हम देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अपनी कोई हाइट नाप रहा है, अपना कोई खुद का ही वजन नाप रहा है तो किलोग्राम में नाप लेता है। क्यों? अपने इंसान का जो मास है किलोग्राम से इजीली नापा जा सकता है, टन में कोई नहीं नापता अपना मास, अजीब सा लगेगा। और ना ही अपना खुद का इंसान का मास कोई जो है मिलीग्राम्स में नापेगा। यानी जैसा काम है वैसे उसकी हम यूनिट बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटा मास हमें नापना है तो हमने छोटी यूनिट बना ली, जैसे दवाइयों के केस में हम करते हैं ग्राम में, मिलीग्राम में, इनमें हम दवाइयों को मेज़र कर लेते हैं। ट्रक को नापना है तो टन में मेज़र कर लेते हैं। खुद को नापना, इंसानों को नापना, इंसानों का वजन मास वगैरह कितना तो किलोग्राम में मेज़र कर लिया हमने। लेकिन वहीं एटम तो बहुत ही छोटे हैं, तो एटम्स के बहुत छोटे हो जाने के कारण तो उनके लिए हमें क्या बनाना पड़ा? एक नई यूनिट बनानी पड़ी साइंटिस्ट को। तो साइंटिस्टों ने क्या काम करा? एटम्स को मेज़र करने के लिए एक नई यूनिट बनाई। अब हमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जब भी हम यूनिट बनाते हैं तो यूनिट को हमें क्या करना पड़ता है? पहले सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वो यूनिट क्या है। अभी डिफाइन करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल से कोई एक इंसान है, मान लेते हैं ये एक हमारे भाई साहब हैं, गंजे नहीं है, बाल उगा देते हैं इनके, ठीक है, ये हमारे भाई साहब हैं, ठीक, ये हमारे भाई साहब,
इन भाई साहब का जो वज़न है वो है 50 kg। ये हमारे भाई साहब हैं, इन भाई साहब का जो मास वज़न है वो कितना है 50 kg। तो 50 kg का मतलब है 50 टाइम्स ऑफ 1 kg, यानी इन भाई साहब का जो मास है वो 50 गुना है किसका, 1 किलोग्राम का। यानी इन भाई साहब को अगर मुझे तोलना है तराजू पर तो मुझे एक एक किलोग्राम के कितने पीस लगेंगे, 50। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में तराजू इस्तेमाल होता था तो छोटे छोटे जो वजन इस्तेमाल उनको क्या बोलते थे, बट्टे। क्या बोलते थे, बट्टे। पुराने तराजुओं पे जो इस्तेमाल करते थे बट्टे रखे होते थे, 1 किलोग्राम के, 5 किलो के, 10-10 किलो के। ठीक, कभी आपने देखा हो तराजू पुराने ज़माने का। आजकल तो डिजिटल तराजू आ रहे हैं, वेइंग मशीन जो आती हैं आजकल, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इन भाई साहब का मास 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम का मतलब है कि ये जो भाई साहब है 50 गुना है किसका, 1 किलोग्राम का। 50 गुना है किसका, 1 किलोग्राम का। तो इन भाई साहब का मास मैं करेक्टली तभी मेज़र कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि ये जो 1 किलोग्राम है कितना है। अगर मुझे 1 किलोग्राम ही कन्फर्म नहीं है तो क्या इन भाई साहब का मास सही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी भी चीज़ को मेज़र करना है तो मुझे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी जो यूनिट वैल्यू है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हो 1 kg, वो कितना है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेंथ की, मान लो किसी चीज़ की लंबाई है 7 मीटर, तो 7 मीटर का मतलब क्या, वो 7 गुना है 1 मीटर का। तो 7 मीटर मैं तभी तक करेक्ट नाप सकता हूँ जब तक मुझे पता है कि 1 मीटर कितना है। कोई बोलेगा 1 मीटर इतना है और कोई बोले 1 मीटर इतना है। अब ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है। अब इसको भी कुछ लोग 1 मीटर बोल रहे हैं, इसको भी कुछ लोग 1 मीटर बोल रहे हैं। अगर 1 मीटर ही मेरा फिक्स नहीं है तो मेरा क्या 7 मीटर सही आएगा, वो तो बिल्कुल ही सही आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें मेजर करनी है तो उसकी यूनिट वैल्यू वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो टाइम कहीं पे लिखा हुआ 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स का मतलब है 10 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड हमारा क्लियर नहीं है तो 10 सेकेंड भी हमारा सही से आने वाला नहीं है। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर में तभी तक सही मेज़र कर सकता हूँ जब मुझे पहले ये पता हो कि 1 एम्पेयर कितना है। अगर 1 एम्पेयर मुझे कन्फर्म है तो मैं 10 एम्पेयर को सही से मेज़र कर सकता हूँ। तो वैसे ही अगर मुझे एटॉमिक मास को मेज़र करना है तो एटॉमिक मास मैं तभी मेज़र कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि एटॉमिक मास की जो यूनिट होने वाली है वो क्या है, कितनी है। तो उसी के लिए साइंटिस्टों ने एटम छोटे होने के कारण एक यूनिट बनाई, उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMU। AMU, अभी AMU क्या है भाई, इसको ज़रा देखते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले, इसकी डिफाइन, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये डिफाइन क्या कह रही है, जो एटॉमिक मास यूनिट है, वन एटॉमिक मास यूनिट, वो किसके बराबर है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। यानी अगर हम कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम ले लें, कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम ले लें, उस एक एटम का जो मास होगा उसका 12वां हिस्सा, मतलब उस कार्बन 12 का जो एक एटम होगा, उस कार्बन 12 का जो एक एटम होगा उसके मास का जो भी 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा होगा, वही किसके बराबर है, 1 AMU के। 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट के। यानी कार्बन 12 का एक एटम का मास का जो 12वां हिस्सा है, कार्बन 12 मान लेते हैं, कार्बन 12 का जो मास, कार्बन 12 का एक एटम ये रहा, मान लो ये जो मैंने गोल गोल सा बनाया है कार्बन 12 का एक एटम है। इसका जो भी मास होगा अगर मैं उसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो 12 से डिवाइड करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, 1 AMU। क्या होगा, 1 AMU। यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास का, कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा होने वाला है, 1/12 होने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो साइंटिस्टों ने डिफाइन हमें दी किसकी, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट का ही यूज़ करके हम एटम्स का मास मेज़र करने वाले हैं, यानी एटॉमिक मास मेज़र करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ज़रा। लेकिन आज के टाइम में इसको AMU
ना बोल करके इसको आज के टाइम में बोला जाता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं यू, स्मॉल यू। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लासेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, और हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है कितना, 14U। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1U। ठीक, वही अगर हम बात करें कार्बन, अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना है, 12U। तो इसको U कर लेते हैं जी, ये रहा। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12U। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16U। तो ध्यान रखना, एटॉमिक मास हम निकाल रहे हैं, एक एटम का मास। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 14U, इसका मतलब है नाइट्रोजन का जो एक एटम है उसके एक एटम का जो मास है वो कितना है, 14U। और U मैंने अभी बताया, U क्या है, कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है, यानी 1U क्या है, जिसको भी हम क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट। यानी 1U हमारा क्या, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम पहले बोला करते थे, आज के टाइम में इस एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, जिसको हम ये दिखाते हैं U से। सो जो 1U है वो क्या है, कार्बन 12 का एक एटम, कार्बन 12 का एक एटम, उसके मास का जो 12वां हिस्सा होगा वही हमारा क्या है, 1U। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन, कार्बन का जो खुद का एटॉमिक मास है वो कितना है, 12U। इसका मतलब क्या है, कार्बन के एक एटम का जो मास है वो है 12U। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16U, इसका मतलब है ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है वो कितना है, 16U। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक, तो वैसे ही हम आगे चलते हैं। अब मोलिकुलर मास आता है, अब ये भी वैसे ये वर्ड में ही आंसर है, मोलिकुलर मास। तो इसको लिख लेते हैं, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होता है भाई, देखो अभी हमने पढ़ा एटॉमिक मास, जैसे वर्ड में आंसर था एटम का मास, एटॉमिक मास। तो मोलिकुलर मास में क्या होगा, उसमें भी वही होने वाला है, मोलिक्यूल का मास। मोलिक्यूल का मास यानी मोलिकुलर मास। तो इसको समझते हैं, इसको निकालना सीख लेते हैं। यानी किसी भी मोलिक्यूल का जो मास होने वाला है वही क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। मेरे पास कोई भी मोलिक्यूल हो, जो भी मोलिक्यूल है उसका जो भी मास आने वाला है वो क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। किसी भी मोलिक्यूल का जो मास होता है वही क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास। यानी एक मोलिक्यूल का मास, अगर मान लो मेरे पास पानी का मोलिक्यूल है H2O, ठीक, तो पानी के एक मोलिक्यूल का जो भी मास आएगा वो क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। तो ये निकलेगा कैसे, तो देख सकते हैं हम, इसमें हाइड्रोजन 2 हैं, एक हाइड्रोजन का होता है कितना, 1। कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक। तो कितना आ गया, 2 + 16, 18U। तो 18U क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ H2O। यानी जो 18U जो है मोलिकुलर मास है H2O का। इसका मतलब पानी के एक मोलिक्यूल का जो मास होने वाला है वो होने वाला है क्या, 18U। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल, मीथेन का। तो कार्बन, कार्बन का जो एक, यहाँ पर कार्बन का एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है 12। कितने कार्बन है यहाँ पर, एक, प्लस हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1। कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 12 + 4 कितना आ गया, 16U। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NH3, अमोनिया। नाइट्रोजन का होता है एक एटम का 14, और नाइट्रोजन के यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 1, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। कितने एटम है हाइड्रोजन के, 3। तो 14 + 3 = 17U। तो ये हमारा क्या आ गया, मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया। मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया का कितना है, 17U। 17U का मतलब है एक मोलिक्यूल जो होगा हमारा अमोनिया का, उसका जो मास होने वाला है वो होने वाला है 17U। तो मोलिकुलर मास का सीधा सा मतलब है किसी भी सब्सटेंस के एक मोलिक्यूल का जो भी मास होने वाला है वही उसका क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। तो आगे चलते हैं। और हाँ, तो मोलिकुलर मास। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है इसके अंदर, आयनिक कोई कंपाउंड है हमारा, कोई
आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए मोलिकुलर मास ना बोल करके इसको हम क्या बोल देते हैं कई बार, फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मोलिकुलर मास ना बोल करके हम कई बार उनका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका अगर हम मास निकालने जाएंगे, निकलेगा ऐसे जैसे हमने सभी का ऊपर निकाला है कि सोडियम है, सोडियम के एक एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 23। वो कितने सोडियम है, 1। क्लोरीन के, जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 35.5। और जो हमारा कितने क्लोरीन है यहाँ पर, एक क्लोरीन है। एक मिनट, ठीक। तो ये 23 आ गया, प्लस ये आ गया 35.5। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारा, 58.5 U। ये 58.5 U हमारा आया है, ये हमारा क्या आया है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, यानी जब भी आयनिक कंपाउंड आएगा तो उसका हमें फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, यानी मोलिकुलर मास ज़्यादातर नॉर्मल मोलिक्यूल के लिए हमने निकाल दिया। यानी अगर, लेकिन अगर वहीं हमारा कोई आयनिक कंपाउंड आता है, वहीं अगर हमारा कोई आयनिक कंपाउंड आता है तो उसको, उसका जो हम मास निकालेंगे उसको मोलिकुलर मास ना बोल करके हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। और कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब आता है मोल कंसेप्ट। मोल, तो हमने देखा था कि जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो उसके अंदर देखा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या है, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है। तो मोल, मोल है क्या, मोल है क्या, तो उसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा है। तो एक हमारे पास नंबर है, इसे हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। आपने पढ़ा होगा पहले भी कभी। तो एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये हमारा काफ़ी फेमस नंबर है एवोगाड्रोस नंबर, एक कांस्टेंट नंबर है। अभी बताते हैं ये भी कहाँ से आया। मान लो मेरे पास कोई भी चीज़ है, मेरे पास कोई भी चीज़ है जो कि मेरे पास इतनी सारी, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर। मान लो मेरे पास इतने सा एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मतलब इतने सारे मेरे पास क्या है, पेन। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास कितने पेन है, 1 मोल। अगर मान लो मेरे पास इतने सारे चेयर्स हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास कितनी चेयर है, 1 मोल चेयर। कहने का मतलब है अगर मेरे पास कोई भी चीज़ एवोगाड्रो नंबर के बराबर है काउंटिंग में, कहने का मतलब, और मान लो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मेरे पास क्या है, बोतलें हैं, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 1 मोल बोतलें हैं। अगर मान लो इतने सारे मेरे पास फ़ोन हो, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 1 मोल फ़ोन है। अगर मैं बोलूँगा इतने सारे मेरे पास क्या है, किसी से कोई एक्स एटम है, कोई एक्स एक एलिमेंट है, हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, से मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स। उस एक्स एलिमेंट के मेरे पास इतने सारे क्या हैं, एटम्स हैं, तो मैं बोलूँगा मेरे पास वो एक्स एलिमेंट कितना है, 1 मोल। कितना है, 1 मोल। तो ध्यान रखिएगा मोल का मतलब क्या है। अगर मेरे पास कोई भी चीज़ एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाए काउंटिंग में, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास उस चीज़ का कितना है, 1 मोल। जैसे वो इंसान हो, पेन हो, कॉपी हो, शॉर्पनर हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो। अगर मेरे पास किसी भी चीज़ की 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब है कि मेरे पास उस चीज़ के एवोगाड्रो नंबर के बराबर काउंटिंग में चीज़ें हैं। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 मोल, 1 मोल क्या है, ब्रिक है, या से 1 मोल मेरे पास मान लो बिस्किट्स हैं, कुछ भी चीज़ है, मान लो पेन है, ठीक है। मान लो मेरे पास वन मोल क्या है, पेन है। तो 1 मोल पेन होने के मतलब है कि मेरे पास कितने सारे पेन हैं,
6.022 10 रेज टू पावर 23, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर मेरे पास क्या है, पेन है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 1 मोल कार्स हैं, मेरे पास 1 मोल कार है, तो इसका मतलब है मेरे पास 6.02 10 रेज टू पावर 23 क्या है, कार्स हैं। ध्यान रखना, जब भी मेरे पास कोई चीज़ एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है काउंटिंग में, तो मैं कहता हूँ मेरे पास उस चीज़ का क्या है, 1 मोल। कितना है, 1 मोल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में दोबारा रिपीट करता हूँ, एवोगाड्रो नंबर अभी हमने देखा, याद होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर है काउंटिंग में, तो उसका सीधा सा मतलब है मेरे पास उस चीज़ का 1 मोल है। तो यहाँ से ही मोल से ही निकल कर एक कंसेप्ट, एक डेफिनेशन निकल कर आती है, जिसे हम कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास से पहले एक चीज़ और दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं मोल पे ही। अगर मेरे पास इतने सारे, जो ये नंबर लिखा हो, मान लो इतने सारे मेरे पास क्या हो जाए, ऑक्सीजन के एटम हो जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। अगर मेरे पास इतने सारे O2 हो जाए, मान लो इतने सारे मोलिक्यूल हो जाएं किसके, ऑक्सीजन के, इतने सारे मोलिक्यूल हो जाएं किसके, ऑक्सीजन के, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन के मोलिक्यूल हैं। मान लो मेरे पास इतने सारे H2O के मोलिक्यूल्स हो जाए, अगर मेरे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर क्या हो जाए, H2O के मोलिक्यूल हो जाए, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 1 मोल H2O के मोलिक्यूल्स हैं। मेरे पास 1 मोल H2O के मोलिक्यूल्स हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन नई। तो जो हमारी जो नई डेफिनेशन है वो है हमारी मोलर मास। मोलर मास, ये मोलर मास क्या होता है भाई, इसमें भी वर्ड में ही आंसर है, मोलर मास मतलब मोल का मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का, अभी हमने पीछे मोल पढ़ा, मोल क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी चीज़ 6.022 10 रेज टू पावर 23 यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब वो चीज़ जो मेरे पास है कितना है, 1 मोल है उस चीज़ का। अगर मेरे पास कोई भी चीज़ एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब वो मेरे पास उस चीज़ का कितना अमाउंट है, 1 मोल। अगर मान लो मुझसे कोई बोलता है कि मेरे पास 1 मोल एप्पल है, 1 मोल एप्पल है, तो इसका मतलब है उस इंसान के पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर काउंटिंग में क्या है, एप्पल है। तो 1 मोल का मतलब होना किसी भी चीज़ का एवोगाड्रो नंबर के बराबर होना, उस चीज़ का हमारे पास काउंटिंग कितना होना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी भी चीज़ के 1 मोल का जो भी मास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। कोई भी चीज़, मान लो मेरे पास से 1 मोल दोबारा से पेन है, 1 मोल पेन, 1 मोल पेन का मतलब है मेरे पास कितने हैं, 6.022 10 रेज टू पावर 23। अब इतने सारे पेनों का जो भी मास आएगा, इतने सारे पेनों का जो भी मास आएगा, उस मास को मैं क्या बोलूँगा आज से, मोलर मास। क्यों बोलूँगा मोलर मास, मैंने पहले ही बोला था, 1 मोल पेन का मतलब क्या, इतने सारे पेन, और इतने सारे पेन का जो भी मास आएगा उसको क्या बोलूँगा, मोलर मास, यानी 1 मोल पेन का मास। मोलर मास मतलब मोल का मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास अब निकालते हैं कई चीज़ों के मोलर मास। अब बड़ा ही आसान है मोलर मास निकालना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको जो अगर जिसको एटॉमिक मास निकालना आता हो, मोलर मास इजीली निकल जाएगा। से करना क्या है उसको निकालने के लिए, अमोनिया ले लेते हैं बेस्ट एग्जांपल, NH3। तो अभी हमने देखा अमोनिया का जो एटॉमिक मास था वो कितना था, 17U। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, U की जगह आपको ग्राम लगा देना, बस सिंपल सा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। बताता हूँ इसका मतलब भी क्या है। तो जैसे ही मैं इसको ग्राम में लिख देता हूँ, तो ये मेरा क्या है, 17 ग्राम। 17 ग्राम क्या है, NH3 का, अमोनिया का मोलर मास। क्या है, मोलर मास। लेकिन जो मैंने ये 17U लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, मोलिकुलर मास। तो भाई जमीन आसमान का फर्क है इसमें। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास है एक मोलिक्यूल का, मोलिकुलर मास है एक मोलिक्यूल का। और जो ये मोलर मास है, ये मोलर मास किसका है, 1 मोल का। इसका 1 मोल कितना होता है, 6.022 10 रेज टू पावर 23। यानी
अगर मेरे पास NH3 का एक मोलिक्यूल है तो उसका जो मास होने वाला है वो होने वाला है 17U। लेकिन अगर मेरे पास NH3 का कितना है 1 मोल है, 1 मोल मतलब मेरे पास NH3 के इतने सारे, ध्यान दीजिएगा जरा स्क्रीन पर, अगर मेरे पास NH3 के इतने सारे मोलिक्यूल हो जाएं और उन सब का टोटल अगर मैं मास निकालूं तो वो कितना आने वाला है 17 ग्राम। क्या आने वाला है 17 ग्राम। तो इतने सारे मोलिक्यूल मतलब 1 मोल, और 1 मोल का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं मोलर मास। तो इसका मतलब 17 ग्राम जो है मेरा क्या NH3 का मोलर मास है। आगे और एग्जांपल देखते हैं। से बेस्ट एग्जांपल वाटर H2O। H2O का जो हमने मोलिकुलर मास निकाला था पीछे वो हमने निकाला था 18U। मैंने अभी बताया था U आप हटा दो, U हटा के जैसे ही आप ग्राम लगा दोगे, U को हटा के जैसे ही आप ग्राम लगा दोगे तो क्या आ जाएगा उस सब्सटेंस का हमारे पास मोलर मास। 18U पानी का मोलिकुलर मास है, यानी पानी के एक मोलिक्यूल का मास है। 18 ग्राम, 18 ग्राम 18 ग्राम जो पानी है, पानी का क्या है मोलर मास है, मोलर मास है। यानी इसका मतलब है 18 ग्राम का मतलब है अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी है, अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी है तो इसका मतलब मेरे पास पानी का कितना है 1 मोल। क्या इतना है 1 मोल। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है X, मेरे पास कोई सब्सटेंस है X। अब बोला मुझे एक क्वेश्चन ने बोला, या किसी ने मुझसे बोला कि भैया जो X नाम का सब्सटेंस है ना, इस X नाम के सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो है 50 ग्राम। X नाम का जो सब्सटेंस है इसका मोलर मास है 50 ग्राम। तो इस बात का मतलब क्या है, यानी इस बात का मतलब है एक्स सब्सटेंस का जो एक मोल है, एक्स सब्सटेंस का जो एक मोल है उसका जो मास है वो कितना है 50 ग्राम। और एक मोल का मतलब क्या है कि मेरे पास एक्स के कितने सारे एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक्स सब्सटेंस तो मेरे पास एक्स सब्सटेंस के कितने सारे एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, इसको एटॉमिक फॉर्म में ही मान लेते हैं। तो मुझे बोला गया कि एक्स मेरे पास एक एलिमेंट है, एक्स मेरे पास एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट जो है उसका जो मोलर मास है वो है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का मतलब है जो मेरे पास एक्स है उसके एक मोल का जो मास है वो है 50 ग्राम। मैंने पहले ही बोला था एक मोल का मास मोलर मास। अगर मुझे मोलर मास 50 ग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब मेरे पास उस सब्सटेंस का कितना है 1 मोल। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 मोल का मतलब है 6.022 10⁻23। ठीक है, यानी इतने सारे मेरे पास एक्स के एटम्स हैं तो उनका मास कितना है 50 ग्राम। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से मेरे पास एक सब्सटेंस है बी, मेरे पास सब्सटेंस है बी और बी सब्सटेंस जो है एलिमेंट मान लो, सब्सटेंस नहीं कह रहे, चलो एलिमेंट मान लेते हैं। मेरे पास एक एलिमेंट है बी, मेरे पास एक एलिमेंट है बी जिसका जो मोलर मास है वो है 20 ग्राम। इसका जो मोलर मास है वो है 20 ग्राम। 20 ग्राम मोलर मास होने का मतलब है अगर मैं बी एलिमेंट का एक मोल लेता हूँ तो उसके एक मोल का वजन कितना होने वाला है 20 ग्राम होने वाला है। जैसे मैंने पहले ही बताया था एक मोल का मास मोलर मास, और हमें मोलर मास कितना दिया था क्वेश्चन में 20 ग्राम। और एक मोल का मतलब क्या होता है 6.022 10⁻23। यानी इतने सारे मेरे पास एटम्स हैं बी एलिमेंट के और उन सबका मास कितना दिया हुआ हमें 20 ग्राम्स। जैसे अगर हम बात करें वाटर दोबारा से, वाटर का एटॉमिक मोलिकुलर मास जो होता है वो होता है 18U, और U हटाते अगर मैं ग्राम लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा ये वाटर का मोलर मास। वहीं अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन का जो मोलिकुलर मास एटॉमिक मोलिकुलर मास था वो था हमारा 16U, लेकिन U हटाती अगर मैं ग्राम लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मीथेन का मोलर मास। ठीक, तो वहीं अगर हम बात करें कई सारे सब्सटेंसेस हैं, अमोनिया जैसे मैं पहले एग्जांपल दे ही चुका हूँ आपको, अमोनिया, अमोनिया का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 17U, लेकिन वहीं U हटा के मैं ग्राम लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास। तो पानी का अगर मेरे पास 18 ग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास पानी का कितना है 1 मोल। मीथेन का अगर मेरे पास 16 ग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कितना है मीथेन का 1 मोल। अगर अमोनिया का मेरे पास 17 ग्राम है 17 ग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास अमोनिया कितना है अगेन 1 मोल। ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मेरे पास 36 ग्राम पानी है। कितना है 36 ग्राम पानी है, पर मैं तो जानता हूँ अगर 18 ग्राम में 1 मोल है तो 36 ग्राम में कितने होंगे। अरे बड़ा सिंपल सा है, अगर 18 ग्राम में 1 मोल है तो 36 ग्राम में कितने होंगे 2 मोल। ठीक, अगर से
मेरे पास 90 ग्राम, कितना, 90 ग्राम ले लेते हैं, मेरे पास 90 ग्राम H2O है। अगर एक मोल में 18 ग्राम है, अगर एक मोल में 18 ग्राम है तो 90 ग्राम में कितने होंगे, सब जानेंगे, 5 मोल। अगर 18 ग्राम में एक मोल है तो 90 ग्राम में कितने होने वाले 5 मोल। ठीक है, अगर सेम अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 180 ग्राम पानी है। अगर 18 ग्राम में एक मोल है तो 180 ग्राम में कितने मोल होने वाले हैं मेरे पास, 10 मोल। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला हम देख ही सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने देखा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसके दिए गए मास को अगर मैं उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास उस सब्सटेंस का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं, अगर मेरे को 36 ग्राम पानी दिया हुआ है तो अगर हम देख ही सकते हैं एक मोल में कितने ग्राम पानी है, 18 ग्राम। तो 36 ग्राम में कितने मोल होने वाले हैं, 36 को मैंने डिवाइड कर दिया 18 से तो कितना आया, 2 मोल। वहीं हम देख सकते हैं अगर 90 ग्राम मेरे पास पानी है और हम जानते हैं 18 ग्राम में एक मोल आता है, तो 90 ग्राम में कितने आएंगे, 90 को डिवाइड कर दो 18 से, कितना आएगा, 5। फिर वहीं अगर हम बात करें, मेरे पास 180 ग्राम पानी है, अगर एक मोल में 18 ग्राम, अगर अगर हम बात करें एक मोल में 18 ग्राम पानी आता है तो 180 ग्राम में कितने मोल्स आ जाएंगे, ऐसे 10 मोल आएंगे। तो इसमें भी हमने क्या करा, 180 यानी गिवन मास को डिवाइड कर दिया किससे, 18 ग्राम मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये 9th क्लास में भी होता था पहले, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें से मीथेन है, मान लो हमें मीथेन का दिया हुआ है 160 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 160 ग्राम, और हमसे पूछा जा रहा है मोल्स बताओ। तो बड़ा आसान है भैया, गिवन मास जो कि हमें 160 ग्राम दे रखा है, मोलर मास कितना हमारा 16, तो ये कट गया, कितना आया, 10 मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए, 10 मोल, यानी हमारे पास 160 ग्राम अगर मीथेन है तो उसका मतलब मेरे पास 10 मोल है मीथेन के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।